सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। मैं यहाँ पर एक कोण ले लेता हूँ, तो ये मैं यहाँ पर एक कोण बना लेता हूँ और इस कोण को मैं नाम दे देता हूँ। इस कोण को मैं नाम क्या दूंगा, तो इस कोण को मैं नाम दे देता हूँ। समझो कि यहाँ पर है ये बिंदु A और ये जो बिंदु है ये है B और इस बिंदु को हम यहाँ नाम दे देते हैं C। तो समझो कि हमें दिया गया है कि ये है कोण ABC। तो चलो यहाँ मैं B से शुरू करते हुए एक और कोण बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कोण बनाता हूँ, इसे इस बिंदु को यहाँ मैं नाम दे देता हूँ D। तो ये जो कोण है ये हो जाएगा DBA। तो मैंने यहाँ एक और कोण लिया है, कोण DBA। इसमें जो BA है वो दोनों में समान है। और मान लो कि यहाँ पर हमें जो कोण ABC है उसका मान दिया है 40 डिग्री। तो यहाँ पर अगर इस कोण का हमें मान दिया है 40 डिग्री और ये भी मान लो कि यहाँ पर जो कोण DBA है उसका मान हमें दिया है 50 डिग्री। तो यहाँ पर इसे मैं ले लेता हूँ 50 डिग्री। तो अब यहाँ पर बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं और वो सारी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो ज़रा ध्यान दो। अब सबसे पहले ये जो दोनों कोण हैं इनमें जैसा कि हमने देखा अभी, ये जो किरण है ये किरण BA, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये है किरण BA। ये तो इन दोनों कोणों में समान है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ABC, यहाँ पर मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, ये कोण है ABC और ये जो कोण है यहाँ पर ये कोण है DBA। इन दोनों में जो BA है वो तो समान है, यानी ये दोनों कोण आजू बाजू में हैं, ये दोनों कोण आसपास में हैं। तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं आसन्न कोण। ऐसे कोण जो आसपास हों, जिनमें एक किरण समान हो, उन कोणों को हम कहते हैं आसन्न कोण। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो कोण DBC है इसका मान क्या होगा, तो ये जो कोण DBC है ये बनता है DBA और ABC से, यानी ये होगा 50-40। यानी कि जो कोण है कोण DBC उसका जो मान है वो है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जो मान है कोण DBC का वो बराबर है 90 डिग्री के। और ऐसे कोण जिनका मान बराबर होता है 90 डिग्री उन्हें हम कहते हैं समकोण। तो ये जो कोण है DBC ये है यहाँ पर एक समकोण, इसका मान है 90 डिग्री। और यहाँ पर तुम देखो तो ये जो DB है ये लंब है BC पर। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि ये जो DB है, जो DB रेखाखंड है वो लंब है रेखाखंड BC के। तो इस तरह से मैं ये भी दर्शा सकता हूं कि ये दोनों जो रेखाखंड हैं या जो किरणें हैं वो एक दूसरे पर लंब हैं। तो उनके बीच में जो कोण है वो है 90 डिग्री और ये कोण कहलाएगा समकोण। और हमने ये भी देखा कि ये दोनों जो कोण हैं ये मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो कोण है कोण ABC
धन जो कोण है कोण DBA, DBA इन दोनों का जो मान है वो मिलकर बनता है 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है उन्हें हम कहते हैं पूरक कोण। तो ये दोनों जो कोण हैं वो पूरक कोण हैं, कोण ABC और DBA। तो ऐसे जितने भी कोण होते हैं जिनको मिलाकर 90 डिग्री बनता है उन्हें हम कहते हैं पूरक कोण। और क्या होगा अगर दो कोणों को मिलाकर हमें 180 डिग्री मिले? तो चलो यहां पर मैं वापस से दो कोण बना लेता हूं। तो यहां पर मैं ये कोण बना रहा हूं, ये कोण यहां पर मैं वापस से ले लेता हूं। ये है A, ये है B और ये है C। और चलो मान लेते हैं कि इसका जो मान है वो है 60 डिग्री। और इसके साथ साथ मैं एक और कोण बनाता हूं, कोण DBA। तो मैं यहां से लेता हूं, ये है कोण DBA। तो ये हो जाएगा D, B और A। तो सीधी सी बात है, जो BA है वो तो दोनों ही कोणों में समान है। तो ये दोनों हो गए आसन्न कोण। और यहां पर जो DBA का जो मान हम ले रहे हैं वो मैं यहां ले लेता हूं 120 डिग्री। तो यहां अगर तुम देखो तो जो इन दोनों का जो योगफल है वो 180 डिग्री है। तो यहां मैं लिखता हूं कि जो मान है हमारे कोण ABC का, और इसमें अगर हम जोड़ेंगे कोण DBA का मान, यहां पर हम मान जोड़ते हैं कोण DBA का, तो हमें कुल उत्तर मिल रहा है 180 डिग्री। तो ऐसे जो दो आसन्न कोण होते हैं जो आसपास होते हैं और मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री, उन्हें हम कहते हैं संपूरक कोण। तो अगर दो आसन्न कोण मिलाकर 90 डिग्री बनाए तो वो होते हैं पूरक कोण, और अगर 180 डिग्री बनाए तो वो होते हैं संपूरक कोण। और अगर हम यहाँ DBC कोण की बात करें तो यहाँ हमें दिख रहा है जो हमारा जो DBC कोण है वो होगा 120 धन 60, यानी वो होगा 180। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो हमारा मान है कोण DBC का वो है 180 डिग्री। तो ऐसे जो कोण होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीधा कोण। तो यहां पर जो कोण DBC है वो है एक सीधा कोण, या इसे हम रेखिक युगल कोण भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना आसन्न कोण, समकोण, पूरक कोण, संपूरक कोण और सीधे कोण के बारे में। यहाँ पे हमें एक आकृति दी गई है और हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए सीधे शुरू कर देते हैं। तो पहला सवाल है कि कोण BGD के आसन्न कोण का नाम बताइए। तो हमें चाहिए कोण BG और यहाँ पे ये D। तो ये रहा हमारा कोण BGD। मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये रहा कोण BGD। हमें बताना है इसके आसन्न कोण का नाम। अब आसन्न कोण वो कोण होता है जिसमें इस कोण BGD की एक किरण समान हो। तो यहाँ पे अगर मैं किरण लेता हूँ BG और उस किरण के साथ एक और किरण जोड़ता हूँ GA और एक कोण बनाता हूँ BGA, तो BGA जो कोण है वो BGD का एक आसन्न कोण है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो कोण BGA है वो BGD का एक आसन्न कोण है। और यहाँ पे और भी सारे आसन्न कोण हैं। यहाँ पे अगर BG जो इसकी एक किरण है, इस BG किरण के साथ अगर मैं किरण GF जोड़ दूं तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा BGF, ये भी BGD का आसन्न कोण होगा। तो हमें एक और कोण मिल रहा है कोण BGF, ये भी इस BGD कोण का आसन्न कोण है। और अगर मैं इस दूसरी किरण की बात करूं, किरण GD, तो किरण GD के साथ अगर मैं किरण GE मिला दूं तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा कोण DGE, ये भी होगा आसन्न कोण BGD का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोण DGE भी आसन्न कोण है कोण BGD का। और इसके साथ अगर मैं GD जो किरण है उसके साथ अगर मैं किरण GF मिलाऊं तो यहाँ पे ये कोण बनेगा DGF, और ये DGF कोण DGF भी इस BGD का आसन्न कोण होगा। तो हमसे तो
एक ही कोण का नाम पूछा गया था और हमने बहुत सारे बता दिए यहाँ पे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ और अगले सवाल की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है कोण EGA के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का नाम बताइए। तो हमें चाहिए कोण EGA, कोण EG और A। तो ये कोण हो जाएगा कोण EGA और हमें चाहिए इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का नाम। अब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं तो मैं यहाँ बनाता हूँ। अगर हमारे पास दो रेखाएं हों और वो दोनों रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हों तो यहाँ पे कुल दो जोड़े बनते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये जो कोण है इसके ठीक सम्मुख, ठीक विपरीत, ठीक सामने ये जो कोण होता है ये होता है इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, या इसे हम शीर्ष कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये जो कोण है कोण AGE या EGA, इसके सामने, इसके सम्मुख यहाँ पर ये जो कोण है इसी प्रकार से ये जो कोण होगा कोण DGB या कोण BGD, ये होगा इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो हमें मिल रहा है कि EGA का जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है वो है BGD। तो कोण BGD ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है EGA का। तो चलो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कोण DGF के रेखिक युगल कोण का नाम बताइए। तो सबसे पहले तो DGF कोण ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है DG और हमारे पास है यहाँ पे F। तो ये हो जाएगा कोण DGF। अब हम ढूंढ रहे हैं रेखिक युगल कोण। अब रेखिक युगल कोण के लिए हमें DGF के साथ एक आसन्न कोण चाहिए होगा कि जब हम इन दोनों कोणों की बाहरी किरणों को मिलाएं तो हमें एक सीधी रेखा मिले। तो मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ ज़रा। तो अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे DGF के साथ एक आसन्न कोण मैं लेता हूँ, ये वाला, ये कोण DGC। तो अगर तुम देखो तो ये दोनों आसन्न कोण है और DG जो किरण है वो समान किरण है और इनकी जब मैं ये बाहरी किरणों को मिलाऊंगा तो यहाँ पे तुम देखो तो हमें मिल रही है एक सीधी रेखा। इसे कहते हैं हम एक सीधा कोण। तो DGF का जो रेखिक युगल कोण है वो है DGC। रेखिक युगल कोण वो कोण होता है जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें 180 डिग्री या एक सीधा कोण मिलेगा। तो यहाँ पे जो रेखिक युगल कोण है DGF का वो है DGC। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि कोण DGC जो है वो रेखिक युगल कोण है। तो क्या तुम खुद से कोशिश करके एक और इसका रेखिक युगल कोण निकाल सकते हो? तो ज़रा ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है DGF, हमें चाहिए इसका एक आसन्न कोण। तो मैं यहाँ से लेता हूँ एक आसन्न कोण और यहाँ रुक जाता हूँ। यहाँ इसलिए रुक गया क्योंकि अब इनकी बाहरी रेखाओं को जब हम मिलाएंगे, बाहरी किरणों को, तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी और इन दोनों का जो योगफल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे DGF के साथ ये जो FGA कोण है ये भी कोण FGA, ये भी इसका रेखिक युगल कोण है। तो चलो अब हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा आखिरी प्रश्न है कोण FGB के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का नाम बताइए। तो हमें चाहिए कोण FGB। तो यहाँ पे है F, ये रहा G और ये रहा B। तो ये हो गया कोण FGB और हमें चाहिए इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ये तो हमने अभी अभी बात की थी कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के लिए हम यहाँ एक ये रेखा बना लेते हैं, ये वाली, और एक ये वाली रेखा। तो ये कोण हमें दिया गया है और इसके सम्मुख जो कोण होता है ये कहलाता है इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ये वाला होगा इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो कोण FGB का जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है वो है कोण CGE। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कोण CGE है इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो इस प्रकार से हमने
इस वीडियो में जाना आसन कोणों के बारे में, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के बारे में और रेखिक युगल कोणों के बारे में। इस वीडियो में मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जो शीर्ष कोण होते हैं, जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहते हैं, वो बराबर होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं एक रेखाखंड ले लेता हूँ। तो ये एक रेखाखंड हो गया और मैं यहाँ पे एक और रेखाखंड ले लेता हूँ और यहाँ पर इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ A, इसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ B, ये बिंदु C हो जाएगा, इसे नाम दे देते हैं D और ये वाले बिंदु को नाम दे देते हैं E। तो यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे दो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो चलो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा और इसके सम्मुख ये वाला ले लेता हूँ। तो ये दोनों हो जाएंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, इससे मैं नाम यहाँ दे देता हूँ बीटा। तो यहाँ पे मुझे साबित करना है कि जो अल्फ़ा है वो बराबर है बीटा के, या मैं कहूँ कि जो कोण CBE है, यहाँ पे ये जो कोण CBE है वो बराबर है कोण ABD के, वो बराबर है कोण ABD के। तो ये मुझे यहाँ साबित करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और कोण ले सकता हूँ ये वाला और इसे मैं नाम दे देता हूँ X। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो ये जो अल्फ़ा और ये जो X ये संपूरक हैं, क्योंकि ये आजू बाजू में है और यहाँ पे ये सीधे कोण DBE के ऊपर हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि x धन अल्फ़ा बराबर होगा 180 के। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें मिल रहा है अल्फ़ा धन x बराबर मिल रहा है 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों है संपूरक कोण। या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों मिलाकर बन रहा है एक सीधा कोण DBE। और उसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बीटा है और ये जो x है ये दोनों भी संपूरक कोण हैं, क्योंकि ये अगल बगल में है और ये सीधा कोण ABC के ऊपर हैं। तो संपूरक कोण के द्वारा या सीधे कोण ABC के द्वारा हमें मिलेगा कि ये दोनों कोण का जो योगफल है वो है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमें मिलेगा कि बीटा धन x ये भी बराबर है 180 डिग्री के। अब अगर यहाँ पर ये वाले समीकरण में मैं दोनों तरफ x से घटा दूँ तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा अल्फ़ा हमें बराबर मिलेगा, यहाँ x तो कट जाएगा तो यहाँ आएगा 180 डिग्री ऋण x। और यहाँ पे ये वाले समीकरण में भी अगर मैं दोनों तरफ x से घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा कि जो बीटा है यहाँ x तो कट जाएगा वो बराबर मिलेगा 180 डिग्री ऋण x के। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ अल्फ़ा हमें बराबर मिल रहा है 180 ऋण x और यहाँ पे बीटा भी बराबर मिल रहा है 180 ऋण x, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा जो है वो बराबर है बीटा के। और यही तो हम साबित करना चाहते थे कि अल्फ़ा बराबर है बीटा के, या ये जो कोण है CBE ये बराबर है कोण ABD के, यानी कि ये जो शीर्ष कोण होते हैं या जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहते हैं ये दोनों सर्वांग सम होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर इस कोण को मैं नाम देता y, तो ये जो y कोण है ये तो x का शीर्ष कोण है या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे हमें ये मिलता कि कोण x भी बराबर है कोण y के। और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों बराबर हो गए और यहाँ पे ये दोनों कोण भी बराबर हैं, तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। अब इसके ऊपर हम या तो ऐसे दे सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं, या फिर हम कभी कभी यहाँ पे ऐसे दो चिन्ह भी बना देते हैं जो ये दर्शाता है कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो ये होते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्ष कोण। यहाँ पर मैं एक रेखा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये रेखा बना ली और इस रेखा को मैं नाम दे देता हूँ रेखा M। और समझो कि यहाँ इस रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु है और ये बिंदु है A, और कहीं पर भी इस पर एक और बिंदु है, ये बिंदु है B। और साथ ही साथ मैं एक और रेखा भी बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये रेखा हो गई रेखा N
और यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ बिंदु C, और यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ बिंदु D। तो ये दो बिंदु C और D इस रेखा N पर कहीं पर भी हो सकते हैं। और ये दोनों जो रेखाएं हैं वो इस समतल पर हैं, वो इस स्क्रीन पर हैं या वो इस पेपर पर है। और मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो ऐसी रेखाएं जो समतल पर हों और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर M और N समांतर हैं, और इसे हम ऐसे दर्शाते हैं कि जो रेखा M है वो समांतर है रेखा N के। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो रेखा AB है, जो रेखा यहाँ पर AB है, वो भी समांतर है रेखा CD के। तो हम समांतर रेखाओं को कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। और कभी कभी हमारे चित्र में समांतर रेखाओं के ऊपर ऐसे ये चिन्ह देकर ये दर्शाते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, कभी ऐसे या फिर ऐसे। तो हमने जाना कि ये होती हैं समांतर रेखाएं। तो चलो फिलहाल इस चिन्ह को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये यहाँ से हट गए। और अब मैं यहाँ एक और रेखा बनाता हूँ। तो यहाँ पर समझो मैं ये एक और रेखा बनाता हूँ, तो ये रेखा हो गई, और ये रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये है हमारी रेखा L, और जो रेखा L है वो इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। तो जो रेखा L है वो तिर्यक छेदी रेखा है यहाँ पर। अब यहाँ मैं रुचि रखता हूँ इन सारे कोणों में जो यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला कोण है, या ये यहाँ पर इतने कोण बन रहे हैं, यहाँ पे भी इतने कोण बन रहे हैं इन रेखाओं के जरिए। तो हम जानना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर मैं समझो कि ये कोण बनाता हूँ, तो ये एक कोण हो गया, और ये जो कोण है ये तो बराबर होगा ये वाले कोण के, क्योंकि ये दोनों तो ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण हैं। और चलो ये वाला जो कोण है इसे मैं यहाँ हरे रंग से दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा इस वाले कोण के, ये वाले कोण के, क्योंकि ये है ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण। और ये दो कोण कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण यहाँ पर बराबर हैं। और यही बात हम यहाँ भी कह सकते थे कि ये दोनों कोण यहाँ बराबर हैं और ये दोनों कोण यहाँ बराबर हैं। पर मैं जानना चाहता हूँ कि इन कोणों और इन कोणों के बीच में क्या रिश्ता है। तो चलो मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाला जो कोण है, यहाँ मैं गुलाबी रंग से दिखा देता हूँ, ये वाले कोण और ये वाले कोण में क्या रिश्ता है, ये दोनों कोणों में क्या रिश्ता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये देख के ही दिख रहा है, ये लग रहा है कि ये कोण और ये कोण ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों सर्वांग समकोण हैं। तो अगर तुम यहाँ पर और यहाँ पर चांद या प्रोट्रैक्टर रख के देखो और इस कोण का मान निकालो तो इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो बराबर ही आएगा। ये जरा मैं कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर जरा मैं इन दोनों रेखाओं को जरा सीधा बना देता हूँ। तो ये रेखा यहाँ पर और ये रेखा यहाँ पर मैंने सीधी बना दी है। और अब अगर मैं एक तिर्यक छेदी रेखा बनाऊं तो यहाँ पे तुम देखो तो ये अगर तिर्यक छेदी रेखा है तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो दोनों बराबर हैं। तुम यहाँ अगर चांद रख के इनका मान निकालोगे तो ये दोनों का मान बराबर आएगा। तो समझो इस तिर्यक छेदी रेखा को मैं यहाँ थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ। तो मैं जितना भी टेढ़ा करते जाऊंगा पर वो दो जो कोण बनेंगे वो बराबर ही बनेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे रख देता हूँ तो अभी भी ये जो कोण होगा वो बराबर होगा ये वाले कोण के। तो ऐसे जो तिर्यक छेदी रेखाओं पर कोण बनते हैं दो समांतर रेखाओं के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं संगत कोण। तो ये कोण कहलाते हैं संगत कोण। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, इन्हें संगत कोण कहते हैं। ये दोनों कोण भी बराबर हैं, इन्हें संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये दो जो गुलाबी कोण हैं, ये वाला जो कोण है ये और ये दोनों संगत कोण हैं, ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये भी बराबर होगा ये वाले कोण के। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे हरा कोण है ये भी यहाँ बराबर होगा इस कोण के, और ये जो हरा कोण है ये भी बराबर होगा इस हरे कोण के। तो इस प्रकार से जब हम समांतर रेखाओं में एक तिर्यक छेदी रेखा बनाते हैं तो जो कोण बनते हैं, जो संगत कोण बनते हैं, ये वाला और ये वाला या ये वाला और ये वाला, वो
बराबर होते हैं, वो सर्वांग सम होते हैं। और इसे हम सिद्ध नहीं करते, ये स्वयं सिद्ध है, ये दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सीधी सी बात है। इसे गणितज्ञ मानते हैं कि ये दोनों जो कोण हैं ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस कोण को यहाँ नाम दे देता हूँ, इस कोण को यहाँ मैं नाम देता हूँ, समझो कि A, इस कोण को नाम देता हूँ B, इस कोण को नाम देता हूँ C, इस कोण को नाम देता हूँ D, और अगर यहाँ पर इन कोणों को मैं नाम दूँ E, F, यहाँ पे G, H, तो जरा देखते हैं कि संगत कोण के द्वारा कौन कौन से कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर जो A कोण है वो E कोण के बराबर है संगत कोण के द्वारा, और जो कोण D है वो H कोण के बराबर है संगत कोण के द्वारा, और जो A और D हैं वो तो ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा भी बराबर हैं, और E और H भी ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा भी बराबर हैं। तो ये सारे जो नीले कोण हैं ये बराबर हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि जो कोण A है वो बराबर है कोण D के, जो बराबर है कोण E के, जो बराबर है कोण H के। और उसी तरह से यहाँ पर जो कोण B है वो बराबर है कोण F के संगत कोण के द्वारा, और कोण C बराबर है कोण G के संगत कोण के द्वारा, और ये दोनों कोण बराबर हैं ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा, और ये दोनों भी बराबर हैं ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा। तो सारे जो हरे कोण हैं वो भी बराबर हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो कोण B है वो बराबर है कोण C के, जो बराबर है कोण F के, जो बराबर है कोण G के। तो इस वीडियो में हमने जाना संगत कोण के बारे में। तो जब भी दो समांतर रेखाएं होंगी और एक तिर्यक छेदी रेखा से जो संगत कोण बनेंगे, ये वाला और ये वाला, वो बराबर होंगे। Bismillah, telekovid ka na rin. Yan na. आपके समक्ष एक नए पाठ घनानंद के सवैये को लेकर उपस्थित हूँ। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। हिंदी साहित्य में रीतिकाल का प्रारंभ भक्ति काल के बाद माना जाता है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा नाम दिया गया है। इस काल के अन्य कई नाम हैं, जैसे अलंकृत काल, श्रृंगार काल आदि। रीति का अर्थ एक परिपाटी है जिसे कई कवियों ने अपनाकर रचना की। रीति रचना की एक पद्धति को भी हम कह सकते हैं, यानी ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि कई काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि वह 3 वर्ग कौन से हैं।
रीतिकाल। रीतिकाल की 3 धाराएं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीति यानी बंधी बंधाई परिपाटी, एक परंपरा जिसके अनुसार काव्य रचा जाता था, वह काव्य रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और बंधाई परिपाटी से मुक्त होकर जो भी रचनाकार रचना किए वे रीति मुक्त कहलाते थे। रीति मुक्त धारा के ही अंतर्गत घनानंद आते हैं, जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद, लक्षण ग्रंथ जैसी रचनाएं रची जाती थी, जिनमें ये काव्य प्रणालियां शामिल होती थीं। दूसरा है रीतिसिद्ध काव्य। रीतिसिद्ध काव्य कुछ उपरोक्त रीतियों से, यानी कि जिनके अंतर्गत अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद, लक्षण ग्रंथ जैसी रचनाएं भी रची जाती थी, और तथा कुछ मुक्त या स्वच्छंद, यानी इन काव्य प्रणालियों से मुक्त होकर के जो रचनाएं रची जाती थी, कुछ मुक्त और कुछ इनको लेकर, वे रीतिसिद्ध काव्य कहलाते हैं। तीसरा है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त, मुक्त से आप समझ सकते हैं, यानी इन बंधी बंधाई परिपाटियों से अलग होना, इनसे मुक्त होकर के स्वच्छंद रचना जिसमें प्रेम की प्रधानता हो, विरह वर्णन हो, ऐसे काव्य को रीतिमुक्त काव्य कहते थे। और रीतिमुक्त काव्य के अंतर्गत ही घनानंद आते हैं, जिन्हें अभी हम पढ़ेंगे। आइए अब हम घनानंद से परिचित हों। आप जो चित्र देख रहे हैं, यह है घनानंद। घनानंद का समय 1689 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक का है। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में रीतिमुक्त धारा के कवि। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। प्रमुख ग्रंथ आप देख सकते हैं, विरह लीला, सुजान सागर, रसकेली वल्ली। घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। ये अच्छे गायक एवं श्रेष्ठ गायक थे। ये अच्छे एवं श्रेष्ठ गायक थे। आइए अब हम घनानंद से परिचित हों। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है घनानंद। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में माना जाता है। घनानंद रीतिकाल के कवि थे और रीतिकाल में भी वो रीति मुक्त धारा के कवि थे, जो मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि रीतिकाल क्या है और रीति मुक्त धारा क्या है। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं विरह लीला, सुजान सागर, रसकेली वल्ली। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ये अच्छे एवं श्रेष्ठ गायक थे। रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का ये काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि ये सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। विरक्ति होने पर वे वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह के मीर मुंशी घनानंद को उन्होंने पकड़ लिया और इनसे 3 बार जर 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 यानी सोना मांगा, किंतु इन्होंने जर के ठीक विपरीत रज 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 3 बार कह के धूल थमा दिया। 3 मुट्ठी सोना के बदले 3 मुट्ठी धूल मिलने पर क्रोध में आकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया, ऐसा माना जाता है। घनानंद प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। ये प्रेम के विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि माना है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। इनकी सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घनानंद का काव्य उनके जीवन की सच्ची अनुभूतियों का सहज स्वच्छंद प्रकाशन है। घनानंद की रचनाओं में सुजान शब्द कई बार प्रयुक्त दिखाई पड़ता है। घनानंद पढ़े लिखे काव्य मर्मज्ञ कवि थे। उनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है। उनकी कविता एक महान विषय
प्रेम से जुड़ी हुई है। शुद्ध प्रेम जो लौकिक से अलौकिक धरातल की ओर उन्मुख है। उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत हैं। ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। प्रथम छंद सवैया में रचित है, जिसका आप सस्वर वाचन अंकित कुमार, जो आप ही की तरह एक विद्यार्थी हैं, उनकी आवाज़ में सुने। अंकित का वीडियो ऐड करना है। पहला सवैया अति सूधो स्नेह को मार्ग है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी आपन पौ, झुझुके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं, तुम कौन दोपाटी पढ़े हो कहो, मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। अभी अभी आपने इसका सस्वर वाचन सुना। आप इसे सुनकर ही समझ गए होंगे कि घनानंद की रचना में संगीतात्मकता पूर्णतः झलकती है। घनानंद कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, अर्थात प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल एवं सीधा है, जहाँ तनिक भी चतुराई, छल कपट या टेढ़ापन नहीं है। तहाँ साँचे चले तजी आपन पौ, झुझुके कपटी जे निशांक नहीं। सच्चे प्रेमी इस पथ पर आपन पौ अर्थात अपने अहंकार को त्याग कर चलते हैं। जिनके मन में छल होता है, कपट होता है, वे इस प्रेम के मार्ग पर चलने में झिझकते हैं, घबराते हैं। यहाँ झुझुके का अर्थ झिझकना है। कहने का अर्थ है कि प्रेम का रास्ता बहुत सीधा है, सरल है, जहाँ छल और कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। उस रास्ते पर सच्चे प्रेमी अहंकार को छोड़कर बिना किसी संकोच के चलते हैं, और जो कपट रखते हैं, निशांक यानी शंका मुक्त नहीं हैं, वे इस मार्ग पर चलने में झिझकते हैं, घबराते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं। घन आनंद कहते हैं कि हे प्यारी सुजान, इस प्रेम के गणित में एक से आगे कोई अंक नहीं होता। प्रिय और प्रेमी में कोई भेद नहीं रह जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। प्रेम में सारा द्वैत समाप्त हो जाता है। तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो, मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। लेकिन तुमने न जाने कौन सी पट्टी पढ़ी है कि तुम मेरे मन पर तो अपना संपूर्ण अधिकार कर चुके हो। मेरा मन तुमने पूरा ले लिया है, किंतु मुझे अपना छटाक भर यानी थोड़ा भी नहीं देते हो। लेकिन तुमने न जाने कौन सी पाटी पढ़ी है जो तुम्हें मन भर लेना तो सिखाती है, लेकिन छटाक भर भी लौटाना नहीं सिखाती। इस छंद में कवि प्रेम की भावनाओं को अत्यंत पवित्र एवं मधुर मानते हैं। प्रेम में भावना प्रधान होती है। प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में सर्वस्व देने की बात होती है, लेने की अपेक्षा थोड़ी भी नहीं होती। इसमें दो भिन्न व्यक्ति नहीं होते, दो भिन्न लोगों का अस्तित्व नहीं होता। यह प्रेम कैसा प्रेम है? यह प्रेम विश्वास पर बना हुआ है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है। घनानंद इसी प्रेम की बात करते हैं। इस प्रेम से ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, आशा है कि आप घनानंद के पहले सवैये को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब हम दूसरे छंद को देखते हैं। दूसरा छंद भी सवैया में रचित है। मोह असुआन ही लय बरसो। मोह असुआन ही लय बरसो का सस्वर वाचन आइए अंकित कुमार की ही आवाज में फिर से सुने। लिख रहे हैं? हो गया ना? अभी अभी आपने अंकित की आवाज में घनानंद का दूसरा सवैया मोह असुआन ही लय बरसों का सस्वर वाचन सुना। इस छंद में कवि घनानंद अपने हृदय की पीड़ा को मेघ के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। घनानंद कहते हैं कि पर काज ही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारत वै दरसो, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पी रहिए परसो, कबहू वा बिसासी सुजान के, आंगन मोह असुआन ही लय बरसो। इस छंद में कवि घनानंद अपने हृदय की पीड़ा को मेघ के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। घनानंद कहते हैं कि पर काज ही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारत वै दरसो, अर्थात हे घन, हे बादल,
तुम परोपकारी हो, दूसरे के हित के लिए देह का धारण करने वाले हो। परकाज यानी दूसरे के कार्य के लिए अपना शरीर धारण करना। परजन्य यानी बादल। निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। कहने का अर्थ है कि निधि नीर यानी सागर के जल को अमृत में परिवर्तित करके वर्षा के रूप में सबका तुम कल्याण करते हो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी ओ पी रही है परसों। घनानंद बादलों से कहते हैं कि तुम तो जीवन दायक हो, कुछ मेरे हृदय की भी सूध लो। कबहू वा विसासी सुजान के, आंगन मो असुआन ही लय बरसो। कहने का अर्थ है कि मेरे हृदय की व्यथा को, दुख को अपने माध्यम से सुजान तक पहुंचा दो। मेरे प्रेम अश्रुओं को लेकर सुजान की आंगन में वर्षा कर दो। आशा है बच्चों आप इस छंद को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। घनानंद के दोनों सवैयों में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जिनके अर्थ को जानने में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हुई होगी। तो आइए अब हम कुछ शब्दों के अर्थ को पुनः शब्द निधि के माध्यम से देखें। यहाँ कुछ शब्द हैं और शब्द के ये अर्थ हैं। आप देख सकते हैं परजन्य, मैंने पढ़ाने वक्त भी बताया था। परजन्य का अर्थ है बादल। सयानप, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, ये वही शब्द है सयानप। सयानप का अर्थ है चतुराई। सरसों, सरसों का अर्थ है रंग बरसाओ। सरसों, सरसों का अर्थ है रस बरसाओ। आपन पौ, आपन पौ का अर्थ होता है अहंकार। झुझुके, मैंने बताया था ना झुझुके, झुझुके का अर्थ झिझकना। जिनके मन में झिझक होती है वो प्रेम के मार्ग पर नहीं चलते। निशांक, निशांक का अर्थ होता है शंका मुक्त। परसों, देखो बच्चों ये ध्यान से, यह है परसों न कि परसों। तो परसों, परसों का अर्थ होता है स्पर्श करो। स्पर्श यानी छूना। विशासी, विशासी का अर्थ है विश्वासी। ये आपने देखा कुछ शब्द और उसके अर्थ। तो चलिए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखें। आइए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करें। पहला प्रश्न है, घनानंद द्वारा रचित छंद है, कौन कौन सा है? ऑप्शन है ए प्रेम ऐनी श्री राधिका, बी करील के कुंजन ऊपर वारों, सी अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और डी जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये 4 छंद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा छंद घनानंद का है? जी हाँ, उत्तर होगा सी अति सुधो स्नेह को मार्ग है। दूसरा प्रश्न है, रीति मुक्त धारा के कवि हैं, कौन है रीति मुक्त धारा के कवि? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए रसखान, बी घनानंद, सी कबीर या डी गुरु नानक। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा बी घनानंद। घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तीसरा ऑप्शन है, सुजान सागर किनकी रचना है? ए घनानंद, बी बिहारी लाल, सी प्रेमघन या डी रसखान। उत्तर है ए घनानंद। चौथा प्रश्न है, मोह असुआन ही लय बरसों के कवि हैं, कौन है? ए प्रेमघन या बी गुरु नानक या सी रसखान या डी घनानंद। उत्तर होगा डी घनानंद। मोह असुआन ही लय बरसों के कवि हैं घनानंद। पांचवा प्रश्न है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? ऑप्शन है ए मनुष्य या बी हवा या सी बादल या डी सागर। बताइए बच्चों, घनानंद की रचना पर आधारित यह प्रश्न है। जी हाँ, उत्तर होगा सी बादल। छठा प्रश्न है, प्रेम की पीर के कवि हैं, प्रेम की पीर के कवि कौन है? ऑप्शन ए रसखान या बी घनानंद या सी गुरु नानक या डी महादेवी वर्मा।
किन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर होगा बी, घनानंद। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। 7वां प्रश्न है, घनानंद ने किस भाषा में रचना की? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी मैथिली, डी भोजपुरी। उत्तर होगा ए ब्रजभाषा। 8वां प्रश्न है, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं। देखिए कौन कौन से ग्रंथ हैं। ऑप्शन ए सुजान सागर, बी विरह लीला, सी रसकेली बल्ली या डी उपयुक्त सभी। याद है आपको? बिल्कुल सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि घनानंद द्वारा रचित ऊपर के तीनों ग्रंथ हैं, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में ये हम ऑप्शन देखते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन यहाँ डी में है उपयुक्त सभी, तो उत्तर होगा डी। 9वां प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल या डी आधुनिक काल। याद है आपको? उत्तर होगा सी रीतिकाल। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। 10वां प्रश्न है, घनानंद का जन्म कब हुआ? ए 1669 ईस्वी के आसपास या बी 1689 ईस्वी के आसपास या ऑप्शन सी 1679 ईस्वी के आसपास या ऑप्शन डी 1699 ईस्वी के आसपास। क्या होगा उत्तर? 10वां प्रश्न है, घनानंद का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है ए 1669 ईस्वी या ऑप्शन बी 1689 ईस्वी या ऑप्शन सी 1679 ईस्वी या ऑप्शन डी 1699 ईस्वी। ऑप्शन होगा बी सही उत्तर, 1689 ईस्वी के आसपास घनानंद का जन्म हुआ। 11वां प्रश्न है, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? ऑप्शन ए नादिर शाह, बी मोहम्मद गौरी, सी औरंगजेब या डी जहांगीर। जी हाँ, उत्तर होगा ए नादिर शाह। 12वां प्रश्न है, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। पंक्ति किस कविता का अंश है? याद है आपको? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ए मेरे बिना तुम प्रभु या ऑप्शन बी प्रेम ऐनी श्री राधिका या ऑप्शन सी मोह असुआ नहीं लय बरसो या ऑप्शन डी अति सूधो स्नेह को मार्ग है। क्या होगा उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर होगा डी अति सूधो स्नेह को मार्ग है। 13वां प्रश्न है, घनानंद की प्रेयसी का नाम था। क्या नाम था उनकी प्रेयसी का? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए राधा, बी नूरजहां, सी सुजान या डी रसूलन बाई। उत्तर है सी सुजान। 14वां प्रश्न है, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ऑप्शन है ए सुजान के आंगन में या बी खेत खलिहानों में या सी सागर में या डी सृष्टि के कण कण में। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा ए सुजान के आंगन में। 15वां प्रश्न है, घनानंद की प्रेमिका थी। क्या थी? गायिका ऑप्शन ए या ऑप्शन बी अभिनेत्री या ऑप्शन सी रसोइया या ऑप्शन डी नर्तकी। उत्तर होगा बिल्कुल सही डी नर्तकी। सुजान जो उनकी प्रेमिका थी वह नर्तकी थी। 16वां प्रश्न है, विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए? ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा या ऑप्शन डी दिल्ली। उत्तर है ए वृंदावन। 17वां प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु कब हुई? ए 1732 ईस्वी, बी 1739 ईस्वी,
सी 1742 ईस्वी या डी 1749 ईस्वी? घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर होगा ऑप्शन बी 1739 ईस्वी। 18वां प्रश्न है, परजन्य का अर्थ है। परजन्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दूसरे पर आश्रित, बी पराये लोग, या सी जन्म के बाद, या डी बादल। जी हाँ, उत्तर है डी बादल। 19वां प्रश्न है, रीतिमुक्त धारा के सिरमौर कवि कौन है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए रसखान, या ऑप्शन बी गुरु नानक, या ऑप्शन सी घनानंद, या ऑप्शन डी सूरदास। रीतिमुक्त धारा के सिरमौर कवि कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन सी है उत्तर घनानंद। 20वां और आखिरी प्रश्न। 20वां प्रश्न है, घनानंद किस बादशाह के पास मीर मुंशी का काम करते थे? ऑप्शन ए नादिर शाह, बी जहांगीर, सी मोहम्मद शाह रंगीले, या डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा सी मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद मीर मुंशी का काम मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ करते थे। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।